Very good afternoon to all. My name is Pramod Chadwan, Senior Lecturer, IIMT College of Polytechnic, Greater Noida, Department of Applied Science. Today we are going to study about current electricity. Basically, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक्स हैं आज वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 है. फ्रेंड्स, बहुत क्लियर फैक्ट है कि वर्ल्ड में 3 तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. यहाँ पर इस टॉपिक में हम कंडक्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं, बिकॉज जो करंट है तो जो कंडक्टर्स हैं तो करंट को अपने ऊपर से इजीली फ्लो होने देते हैं. क्या फैक्ट उसमें है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा. इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज है, जो आवेश है, उसके फ्लो होने का जो दर है, जो उसका रेट है, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे हम दिखाएंगे? लेट अस सपोज कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर से q कूलम चार्ज स्मॉल t टाइम में या स्मॉल t सेकेंड में फ्लो होता है. तो जो करंट होगा, करंट को I से डिनोट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं. I इज इक्वल टू Q अपॉन T होगी. यहाँ पर Q चार्ज और T उस चार्ज को फ्लो होने में लगा हुआ टाइम होगा. हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं चार्ज विद इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है. जो हमारे पास यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है. डायग्राम में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो दिखाया गया है. इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रही है. इट मीन जो चार्ज है, चार्ज को अगर हम दिखाएं तो इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर फ्लो हो रहे हैं, इट मीन एन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर हो रहा है तो जो Q होगा, टोटल चार्ज होगा, वो होगा n इंटू ई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है. जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है. एम्पियर में हम इसको मेजरमेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम अमीटर है. इसको अमीटर कहते हैं. अमीटर को हम किसी भी जो सर्किट है जहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हम उसको उसके सीरीज में लगाएंगे, यानी कि उसके श्रेणी क्रम में हम उसको जोड़ेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको एक डायग्राम के साथ दिखाऊंगा. अभी हम देखते हैं कि 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर करंट कितना होता है. तो द इलेक्ट्रिक करंट in a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. कोई भी कंडक्टर है, उसके ऊपर से अगर हम उसको 1 एम्पियर चार्ज, हम एक एम्पियर करंट हम कैसे उसको कहेंगे? अगर उसके ऊपर पर सेकंड यानी कि यूनिट टाइम में अगर उसके ऊपर यूनिट कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये 1 एम्पियर करंट है. राइट. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज अमीटर, जिसकी बात अभी हमने की थी. और अमीटर को हम ऑलवेज किसी भी सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं. जैसे कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने इस जो अमीटर है इसको हमने जो बैटरी है और जो रेजिस्टेंस है या जो भी कुछ एप्लीकेशन लगे हुए हैं उसके सीरीज में हमने इसको लगाया है. नेक्स्ट, अब
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करती है, बट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों करती है, क्या उसके पीछे रीजन है? इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो क्या उसके पीछे रीजन है? क्या अपने आप इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं? अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करते हैं तो कॉपर का एक वायर है, उसमें तो इनफ सफिशियंट मात्रा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो फ्लो अपने आप नहीं करते हैं। उनको फ्लो करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की नीड होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर किसी इलाके में कोई तूफान आ रहा है तो नेचुरल है कि कहीं पर एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहा होगा और कहीं पर एयर का प्रेशर कम रहा होगा। तो जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जहाँ प्रेशर कम है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो एयर है वो फ्लो करेगी। बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर हमारे पास है, अगर हम उसके दोनों एजेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, अगर हम उसके एजेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा, जिसके लिए हम लोग बैटरी को यूज करते हैं, जिसके लिए हम सेल या बैटरी को यूज करते हैं। इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस is responsible for the flow of charge from one end of wire to the other end. This is maintained by battery. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने एक कंडक्टिंग वायर ली, उस कंडक्टिंग वायर के दो एजेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे का जो यूनिट है उसे हम कहते हैं वोल्ट, राइट। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें, let W work is done by the battery to move Q charge from one end of wire to the other end. Then potential difference between the two ends of wire V is equal to W upon Q. कोई भी हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, हमने उसके दो पॉइंट के बीच में ए बी दो पॉइंट मान लेते हैं, उसके बीच में हम लोगों ने करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और उसमें करंट फ्लो होने लगा। अगर क्यू कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमें W वर्क करना पड़े तो W और Q का जो रेशियो है, W और Q का जो रेशियो वर्क और चार्ज का जो रेशियो है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका यूनिट है जूल पर कूलम, या हम इसको शॉर्ट में कई बार वोल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक वोल्ट का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज वन वोल्ट? अभी रिसेंटली लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q, टोटल वर्क अपॉन चार्ज। तो अगर हम एक वोल्ट का स्टडी करना चाहें तो इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग Q कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन अ कंडक्टर, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट बिटवीन दोज पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो कंडक्टर्स के दो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बीच में अगर हमें Q कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमें 1 जूल वर्क करना पड़े, Q कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े, तो हम कहेंगे कि वो जो दोनों पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। इस तरीके से हम वोल्ट को या 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स में इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। एक साइंटिस्ट हुए हैं 16 मार्च 1789 को जर्मनी में, ये साइंटिस्ट का जन्म हुआ। सब लोगों ने इसका नाम सुना है, ओम। इनका जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज सैमन ओम्स। 1827 1827 में जर्मनी में ओम ने एक बहुत ही डायनेमिक, हमने ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ कहा। उन्होंने इस बारे में बात की कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे हम इसको मेजर करते हैं। तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। उनके अनुसार if there is no change in the physical state of conductor such as length, thickness and temperature, then ratio of potential difference applied across its end and current flowing through is a constant. It means कि कोई भी हमारे पास कंडक्टिंग वायर है,
उसके जो एंड हैं, उसके जो एजेस हैं, उसके जो छोर हैं, किनारे हैं, उनके बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें और उस समय हम उस कंडक्टिंग वायर की फिजिकल कंडीशन में, भौतिक अवस्थाओं में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन ना करें, जैसे उसकी लेंथ की साथ छेड़छाड़ न करें, लेंथ चेंज न करें, उसकी थिकनेस, मोटाई को हम चेंज न करें, या उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसकी उसमें कोई छेड़छाड़ न करें, उसमें कोई चेंजेस न करें, तो अकॉर्डिंग टू ओम के अनुसार जो फ्लो होने वाली करंट है और उसके एजेस के बीच में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, दोनों के बीच में जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है। इट मीन अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और उसके जो एजेस हैं उसके बीच में हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और उस पर हमारी आई करंट फ्लो हो रही है, तो वी ऑलवेज प्रोपोर्शनल होगा आई। इट मीन जो वी है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते चले जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, आई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कम करते चले जाएंगे तो आई की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। आई मीन इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यहाँ लगाते हैं, तो इसको आर, जिसको हमने आर नाम दिया, तो V इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक आर यहाँ पर एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये ओम की बहुत बड़ी खोज थी, एक ऐसी खोज थी जिसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में एक डायनेमिक चेंजेस आए। अगर हम आई और वी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और वी के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग एक स्लोप मिलेगा। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग कि वी और आई दोनों प्रोपोर्शनल है। ये इस बात से इसकी पुष्टि होती है, एक प्रूफ होता है कि वी और आई प्रोपोर्शनल है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी प्रोपोर्शनल आई है तो क्या आई भी प्रोपोर्शनल वी होगा? इट मीन आई प्रोपोर्शनल वी, इज इट करेक्ट और नॉट? तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि ये जो वी है, वी कॉज है, वी कारण है जिससे कि हमारी आई यानी इलेक्ट्रिक करंट बनती है। अगर वी ना हो तो आई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट ही नहीं होगी। इट मीन वी फादर है और आई चाइल्ड है, तो वी प्रोपोर्शनल आई होगा, कभी भी आई प्रोपोर्शनल वी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वही इक्वेशन हम लिख रहे हैं कि वी प्रोपोर्शनल आई था, तो हमने लिखा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। और जो आर है, आर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो हमारे इनके खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज सेमंस ओम, इनके ही नाम पे इनका जो मात्रक है, यूनिट है, वो ओम रखा गया, OHM ओम। और इसका एक सिंबल भी ग्रीक भाषा से सिंबल उठाया गया, ये सिंबल उसमें रखा गया। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस को और अगर हम समझें तो रेजिस्टेंस क्या है? कोई भी कंडक्टर है या कोई भी धातु है, कोई भी मटेरियल है, उसकी एक नेचुरल सी उसकी टेंडेंसी होती है कि जब उसके ऊपर से करंट फ्लो होता है तो उसको अपोज करता है, उसका विरोध वो करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच अ कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। उससे हम वो क्या करता है, अपने ऊपर से करंट को फ्लो होने से अपोज करता है। इसके लिए जो सिंबल यूज किया गया रिप्रेजेंट करने के, ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक जिग जैग लाइन से हम रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, और आर से हम इसको, आर जो वर्ड है इंग्लिश का, उस वर्ड से हम इसको दिखाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 1 ओम की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होगा, जो कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। कि अगर ये पूछा जाए कि 1 ओम कितना होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, तो वी कैन से when 1 volt potential difference is applied across end of wire and current through it is 1 ampere, then resistance of wire is said to be 1 ohm. It means अगर कोई भी हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर के दो एजेस के बीच में हम 1 वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें,
और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद 1 एम्पियर का करंट उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे उस कंडक्टर का उस समय जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, 1 ओम। तो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस, हमने जाना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे इसको ग्राफ में दिखाते हैं, किस वर्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी तो हो सकता है कि मल्टीपल हमारे पास रेजिस्टेंस हो, 1 2 3 4 5 6 कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो इनको अगर हम कनेक्ट करें तो इनका जो कंक्लूजन है, इनका जो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। दो तरीके से हम रेजिस्टेंस को हम कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन, हम उसको श्रेणी क्रम में हम उसको जोड़ सकते हैं। ये क्या होता है कि अगर हमारे पास, जैसे हमारे डायग्राम में दिखाया गया है कि 3 रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, R1 R2 R3, और हमने इनको ग्राफ में जिग जैग से दिखाया हुआ है, R1 R2 R3। पहला जो रेजिस्टेंस है उसका एंड, उसका जो टेल है वो दूसरे रेजिस्टेंस के हेड से हमने कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसकी टेल को अगेन जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसके हेड से कनेक्ट किया गया, और दोनों जो फ्री एंड है उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो इस तरीके से जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if the same current is flowing through each resistor when some potential difference is applied across the combination। इसकी एक इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हमने सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ा है तो जो प्रत्येक रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला जो करंट है वो सेम होगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस का जो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो और उन जो डिफरेंट जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उनका जो सम है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन बैटरी ने जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके इक्वल होगा। इट मीन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। इट मीन अगर 3 रेजिस्टेंस है, पहला जो रेजिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे में V2 है, तीसरे में V3 है, तो जो उनका कंबाइन करके जो निकलेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं इसको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम ने क्या कहा था कि जो V1 होगा, V1 की वैल्यू होगी I इंटू R1, V2 की वैल्यू होगी I इंटू R2, V3 की वैल्यू होगी I इंटू R3। I1 I2 I3 क्यों नहीं लिखा गया, बिकॉज तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है। नाउ अगर हम V1 V2 V3 और V की जो वैल्यूज हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें मिलता है IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कॉमन लेंगे, आई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, तीनों जो रेजिस्टेंस हमारे उनका जो सम होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन अगर हमने सीरीज में 3 रेजिस्टेंस या उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो उन सारे रेजिस्टेंस का सम होगा। इट मीन मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे। सेकंड जो हमारे पास जो तरीका है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन डायग्राम में जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 को पैरेलली हमने इनको जोड़ा है, और एज ए और एज बी यहाँ पर सारे जो रेजिस्टेंस हैं वो मिल रहे हैं, उसको हमने एक बैटरी से जोड़ा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो पॉइंट ए पर हमारे पास जंक्शन है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट बैटरी V से आ रही है वो I1 I2 और I3, 3 इलेक्ट्रिक करंट, 3 जो ब्रांचेज हैं उनमें ये डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर I इज इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसका ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम ने क्या कहा था, ओम ने कहा था कि V इज इक्वल सॉरी I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे,
तो आई यानी टोटल जो करंट जो हमारी बैटरी से निकल रहा है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा, लेकिन जो पहला रेजिस्टेंस है उसमें आई वन इज इक्वल टू होगा वी अपॉन आर वन, दूसरा रेजिस्टेंस आई टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर टू, जो थर्ड रेजिस्टेंस होगा उसमें वी आई थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री होगा। और इन तीनों को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं कि आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, देन हमें मिलता है कि वी अपॉन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। और दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं कि v कॉमन है, हम लिख सकते हैं वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इस तरीके से हम अगर हमारे पास पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में अगर हमारे पास प्रतिरोध रेजिस्टेंस को अगर हमने जोड़ा है, तो जो हमारे पास कंबाइन जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू उन तीनों रेजिस्टेंस से कम आएगी। इट मीन वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो गाइज थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।